नमस्कार दोस्तों। बासु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, इसको आज हम लोग समझेंगे और इसका एक एग्जाम्पल करेंगे। ये क्वेश्चन लेंदी रहता है पर बीपीएससी में आया भी है और अगली बार यानी कि 67वीं में आने का इसका बहुत चांस है। चलिए देखते हैं कि पहले ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही है कि ट्रांसपोर्ट करना है किसी चीज को, ठीक है। अब देखिए, ये अपने पास एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। अपने पास दिया हुआ है ये एक टेबल। इसमें देखिए S1 S2 S3 S पर अपना सोर्स है और D1 D2 D3 अपना क्या है, डेस्टिनेशन, ठीक है। आप इस तरह से समझिए कि S1 S2 S3 S4 कोई स्टोर हाउस है, D1 D2 D3 कोई समझिए कि फैक्ट्री है। S1 S2 S3 और S4 से D1 D2 D3 पे कुछ सामान भेजना है और देखिए कि S1 से D1 तक सामान भेजने में, प्रति यूनिट सामान भेजने में C11 C जो है सब कॉस्ट है। S1 से D1 पे सामान जाता है तो कॉस्ट प्रति यूनिट C11 है। S1 से D2 के पास सामान जाता है तो इसका प्रति यूनिट कॉस्ट C12 है। उसी तरह S1 से D3 पे C13, इस तरह से कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पे सारे एंट्रीज के लिए। हर सोर्स से हर डेस्टिनेशन पे जाने में क्या कॉस्ट लगेगा प्रति यूनिट वो दिया हुआ है। फिर इधर देखिएगा AI जो लिखा हुआ है, S1 मान लीजिए कोई गोदाम है हमारे पास, वहां पे A1 क्वांटिटी है, A1 आप समझ लीजिए कि A1 टन कुछ रखा हुआ है। S2 के पास वैसे ही A2 कुछ सामान है, A2 टन मान लीजिए, A3 टन, A4 टन। और देखिए D1 डेस्टिनेशन, इसको चाहिए B1 टन, B2 टन और B3 टन, ठीक है। अब S1 के पास A1 है, S2 को A2 देना है, S3 A3 दे सकता है, S4 A4 दे सकता है। D1 को चाहिए B1, D2 को चाहिए B2 टन और D3 को चाहिए B3 टन। तो सामान को कुछ इस तरह से पहुंचाना है कि हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम आए, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो वहां पे इसको अच्छे से समझेंगे। अभी देखिए, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है अपना दो तरह का होता है। एक होता है बैलेंस्ड। बैलेंस्ड कहने का मतलब है S1, ये जो S1 S2 S3 S4 के पास टोटल जितना सामान है, जैसे कि इस वाले केस में A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A, इतना सामान है जो सोर्स से निकलना है। और डेस्टिनेशन पे हम लोग को कितना चाहिए, B1 प्लस B2 प्लस, टोटल B1 प्लस B2 प्लस B3 सामान चाहिए। तो दोनों जब बराबर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बराबर नहीं रहेगा तो अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। दोनों ही तरह के सवाल पहले बीपीएससी में आए हैं और सिलेबस में है अपना। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे किया जाए, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि हम लोगों ने सिंप्लेक्स मेथड में देखा था कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पूछ लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले भी हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कुछ एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कुछ ले लेते हैं। बाद में उसको ऑप्टिमल करने का कोशिश करते हैं, उसको और अच्छा करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने का भी तीन मेथड है। एक है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरा लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, तीसरा यूनिट कॉस्ट पेनाल्टी मेथड। तीनों मेथड को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं या फिर हो सकता है आने वाली वीडियो में मैं करूं, पर अभी मैं, क्योंकि मैं ये मेथड ज़्यादा यूज करता हूँ, लोवेस्ट कॉस्ट, दूसरा वाला मेथड लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री यानी मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी इसको बोलते हैं। तो यही मैं अभी बताने ही वाला हूँ।
क्योंकि ये वाले मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आसानी से आ जाता है, इसीलिए मैं ये मेथड यूज करता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है F1 F2 F3 F4। ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो क्वांटिटी है, उतना क्वांटिटी इनको भेजना है W1 W2 और W3 के पास। W1 का कैपेसिटी है लेने का 7, W2 का 9 और W3 का 18। ठीक है, अब देखिए लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि अपना ये सब जो है 2 7 4 3 3 1, ये 5 4 7, ये सब कॉस्ट है। पहले हम लोगों ने देखा था कि C11 C12 वगैरह देखा था ना, वही है यहाँ पे। यानी कि F1 से W21 पर सामान भेजने में, पर यूनिट भेजने में 2 रुपये लगता है। F1 से W2 पे सामान भेजने में पर यूनिट 7 रुपये लगता है, कुछ इस तरह से समझिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे सस्ता देखते हैं कि सबसे कम कॉस्ट कहाँ है, वहां ज्यादा से ज्यादा सामान उसी रास्ते पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो देखिए कि सबसे कम कॉस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है 1। यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सामान, ये जो 1 वाला जो ये सेल है, ये F2 और W3 के कोरेस्पॉन्डिंग है, यानी कि F2 से W3 पे सामान भेजना है। अब देखिए F2 का कैपेसिटी है 8 भेजने का और W3 का कैपेसिटी है 18 लेने का। तो मैक्सिमम कितना भेज सकते हैं? ये 8 मैक्सिमम भेज सकता है, ये 18 ले सकता है, दोनों में से जो कम रहेगा वही भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 अलोकेट कर देंगे। इसका कैपेसिटी था 8 देने का, 8 दे दिया था, अब इसके पास कितना बच गया? 0। इसका कैपेसिटी था 18, जिसमें से 8 ये दे दिया, तो अब ये, अब इसके पास कितना बचा है? 10। ठीक है, ये तो 1 का तो हम लोगों ने यहाँ कर दिया। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि एक और 1 है F4 और W1 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इधर भी एक 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि F4 14 यूनिट तक सामान दे सकता है और W1 मैक्सिमम 7 तक ही ले सकता है। तो दोनों में से जो छोटा होता है उसको हम लोग यहाँ एंट्री कर देते हैं। अब 7 ये ले सकता है, 7 मिल चुका है, तो अब ये कितना लेगा? 0 लेगा। ये 14 दे सकता है और 7 दे दिया है। 7, तो 14 में से 7 गया तो बच गया कितना? 7। ठीक है, दो जगह हम एंट्री कर चुके हैं। अब देखिए इसी तरह से बाकी सारा एंट्री भी करना है। इसी तरह से आपको बाकी सारे एंट्रीज भी करने हैं। अब देखिए कि एक के बाद सबसे छोटा क्या है? 2 है, 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अलोकेट करने का कोशिश करेंगे, मैक्सिमम कितना अलोकेट कर सकते हैं। देखिए कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग इधर 7 है और इधर 10 बचा हुआ है। 7 और 10 में छोटा कौन? 7। 7 यहाँ आ जाएगा। अब 7 बचा हुआ था, 7 दे ही दिया था, इसके पास कितना बचा? 0। इसके पास 10 था और 7 दे दिया। W3 तो 10 लेना था और 7 मिल गया था, और ये कितना ले सकता है? 7 ही अब ये ले सकता है। यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी 3 ले सकता है अब ये। 8, इस 18 इसका टोटल कैपेसिटी था लेने का, 8 ले लिया, 7 ले लिया, 8 7 15 ले लिया, तो बच गया कितना? 3। अब इसका 3 ही कैपेसिटी बचा हुआ है। ठीक है, और इस ये वाला रो 0 हो चुका है, ये वाला भी 0 हो चुका है, इधर भी 0 हो चुका है। ठीक है, अब देखिए 2 के बाद छोटा संख्या कौन सा? कॉस्ट। हमारा कॉस्ट कम कौन सा? इधर भी एक 2 है, तो देखते हैं यहाँ कुछ दे सकते हैं क्या? अभी ये W1 है, ये F1 है, F1 5 दे सकता है अभी, 5 बचा हुआ है इसके बाद, लेकिन W1 के पास लेने का कैपेसिटी अभी नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं 3 के कोरेस्पॉन्डिंग, यहाँ 3, यहाँ देखिए
क्या यहाँ पे कुछ रख सकते हैं? तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग नीचे में इधर जीरो है और इधर में भी जीरो है, तो नहीं यहाँ भी नहीं दे सकते हैं। इस वाले थ्री में क्या दे सकते हैं? तो वहां पे भी वही बात है, देख लीजिए। थ्री के इधर करस्पॉन्डिंग इधर भी जीरो बचा हुआ है, इधर नाइन है, लेकिन दो जीरो और नाइन में जो छोटा होगा वो आएगा, यानी कि जीरो होगा, यानी यहाँ भी कुछ नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तीन हो गया, तीन से अब बड़ा क्या होगा? चार। देखिए इधर चार, क्या यहाँ पे कुछ अलोकेट किया जा सकता है? देखिए इधर में फाइव है और नीचे में तीन बचा हुआ है, दोनों में जो सबसे छोटा है उतना अलोकेट कर देंगे, उतना सामान F1 से W3 के पास चला जाएगा। कितना? 3 टन। ठीक है, अरे 5 था, इसमें से 3 टन चला जाएगा, बचेगा कितना? 2 टन। ये कितना बचेगा? तीन में से तीन चला गया तो जीरो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे दो बचा हुआ है, यहाँ पे सेवन बचा हुआ है, इधर नाइन बचा हुआ। चार के चार एक और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी देख लेते हैं कुछ एलोकेट कर सकते हैं क्या। तो देखते हैं कि इधर में सेवन है, इधर में इस वाले सेल के कोरिस्पॉन्डिंग हमारा जो सोर्स है वो सात दे सकता है, जो डेस्टिनेशन है नौ ले सकता है। दोनों में से जो छोटा होता है वो लिख देते हैं, ये सात हो जाएगा। सात दे सकता था, सात दे दिया, अब ये कुछ नहीं दे सकता, जीरो। नौ ले सकता था, सात दे दिया, बच गया कितना? दो। ठीक है, अभी देखिए। अब देखिए कि इधर भी दो यहाँ बचा है, दो यहाँ बचा है, दोनों के कॉमन में यहाँ पे है दो, तो यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। देख लीजिए इधर दो लोकेट कर दिए, इधर तीन, यहाँ सात, यहाँ सात, यहाँ सात। टोटल आप जोड़ के देख सकते हैं कि F1 5 भेज सकता था। देखिए W1 को 2 टन भेजता है, W3 को 3 टन, टोटल 5 टन हो गया। F2 टोटल 8 टन भेज सकता है, उधर देखिएगा प्रॉब्लम में 8 टन है इसका कैपेसिटी। तो F2 W3 को 8 टन भेजता है, तो ठीक है, इसका भी ठीक। F3 टोटल 7 भेज सकता है, ये W2 को भेजता है। F4 टोटल 14 भेज सकता है, 7 टन W1 को, 7 टन W3 को भेज देता है। ठीक है, तो मतलब कि हमारा अभी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह का। ठीक है, यहाँ पे हम अपने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो हमारा आया है उसका कॉस्ट देख लेते हैं, कि जो हम लोगों ने अपना बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लिया है उस सॉल्यूशन के हिसाब से हमारा कॉस्ट क्या होगा सोर्स से डेस्टिनेशन पे ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, देखिए इधर पर यूनिट कॉस्ट है 1, और कितना सामान भेजा गया है? तो 2 टन इस रास्ते से, तो 2 × 1। इधर देखिएगा, ये इधर कॉस्ट लिखा हुआ है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो है वो सारा कॉस्ट है, और ये सब अलोकेशन है, कितना सामान उस रास्ते गया है। जैसे कि इसमें देखते हैं हम लोग, तो F1 से W3 पे 3 टन सामान गया है, प्रति टन कॉस्ट है 4, तो 4 × 3 हो जाएगा टोटल कॉस्ट। उसी तरह से 1 × 8, फिर 4 × 7, फिर 1 × 7, फिर 2 × 7, इस तरह से 71, इतना 71 रुपया आ रहा है कॉस्ट हमारा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे वाले स्टेप में टेस्ट करेंगे कि क्या जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है वो ऑप्टिमल है। और जब हम लोग को पता चल जाएगा कि ऑप्टिमल है, फिर तो वही सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर ऑप्टिमल नहीं है तो जो भी अलोकेट हुआ है उसको रीएलोकेट करेंगे फिर से, और फिर चेक करेंगे क्या ये ऑप्टिमल है। अगर नहीं है तो क्या मॉडिफिकेशंस हो सकता है, मॉडिफाई करके रीएलोकेट करके फिर से चेक करते हैं ऑप्टिमिलिटी। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे वाले स्टेप में जैसा कि मैंने बोला ऑप्टिमिलिटी चेक करेंगे और रीअलोकेट करेंगे यूजिंग मोदी मेथड। ठीक है,
चलिए तो यहाँ पे देखते हैं क्या है ये मेथड। अब देखिए टोटल कितने सेल हैं इसमें, 12 सेल हैं। 4 गुना 3, 1 2 3, इस तरह से 4 5 6, टोटल 12 सेल हैं। 12 सेल में आप देखिएगा कि 6 सेल में अलोकेट किया हुआ है कुछ ना कुछ, और 6 सेल खाली है। ठीक है, जैसे कि ये वाला सेल इसमें अलोकेशन किया हुआ है, और बाकी जो सेल है वो सब खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग जो भी अलोकेटेड सेल है उसका इस्तेमाल करके कुछ वैल्यू निकालेंगे, U1 U2 U3 U4। हर रो के कोरिस्पॉन्डिंग एक यू ले लिए। यू आई है इधर, इधर कुछ भी जे ले लेते हैं हर कॉलम के कोरिस्पॉन्डिंग, V1 V2 V3। और U1 U2 U3 U4, V1 V2 V3 V4 को कैलकुलेट करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, केवल अभी क्या करना है, केवल जहां जहां अलोकेशन हुआ है केवल वो सब सेल देखना है बस। ठीक है, सेल कितना है 6, और टोटल U1 और V1 मिलाया कितना हो जाता है 7। तो U1 जो VJ बराबर CIJ, 6 इक्वेशन बनेगा, टोटल वेरिएबल है 7। तो एक वेरिएबल हम अपने मन से ले लेते हैं कि V3 = 0। ठीक है, आप स्टेप बाय इसको देखिए, थोड़ा समझने में परेशानी होता है इस सवाल को। ये सवाल परेशान कर सकता है आपको समझने में, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। V3 V1 V2 V3 और U1 U2 U3 U4 में से कोई भी एक वैल्यू हम अपने मन से 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने V3 को 0 ले लिया है। अब देखिए बाकी सब वैल्यूज कैसे निकालते हैं। इस वाले सेल में देखिए जो अलोकेटेड वैल्यू है उसका कॉस्ट कितना है 4। तो 4 जो है इधर में U1 और इधर में V3 के कोरेस्पॉन्डिंग है, तो U1 प्लस V3 बराबर अपना 4 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है देखिएगा, U1 प्लस V3 बराबर 4। अब V3 हम मान लिए हैं सबसे पहले कि 0 है, तो यहाँ से U1 का वैल्यू आ गया 4। उसी तरह से अगर इस वाले सेल को हम देखते हैं, दूसरा कलर ले लेता हूँ। उसी तरह से अगर इस वाले सेल को देखते हैं, तो यहाँ पे अपना कॉस्ट क्या है 1, CIJ क्या है 1, UI यहाँ पे क्या हो जाएगा U2, और VJ अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे V3। तो U2 जोड़ V3, ये देखिए U2 जोड़ V3, V3 जोड़ U2 बराबर ये 1 लिख लिए। V3 0 ले चुके हैं यहाँ पे, तो U2 आ गया 1। ठीक है, उसी तरीके से इस वाले सेल को देखिए, यहाँ पे कॉस्ट कितना है 2। तो U4 जोड़ V3, इस वाले फॉर्मूले से U4 जोड़ V3 यानी कि V3 जोड़ U4 बराबर 2, वेयर V3 बराबर 0, तो U4 बराबर 2। ठीक है, अभी हमारे पास 3 वैल्यू आ गया है U1 U2 U4, और V3 तो हम लोग मान ही चुके हैं, तो 4 वैल्यू आ गया है, 3 वैल्यू और निकालना है। ठीक है, अभी देखिए कि U4 आपको पता, देखिए जब U1 और V1 UI से निकालना होता है तो हम लोग केवल अलोकेटेड सेल को देखते हैं, जहाँ कुछ नहीं अलोकेट हुआ उसको भी नहीं देखना है, उसको इग्नोर कीजिए। अभी देखिए कि सारे एलोकेटेड सेल का काम नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए इसके कोरिस्पॉन्डिंग U1 है 4, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो भी है V2 निकालना है अभी। यानी कि U1 जो V2 बराबर 1 होगा, U1 आ चुका है, देखिए U1 अभी आ चुका है 4। U1 जो V2 बराबर 1, ये हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। यहाँ देखिए कॉस्ट 1 है,
कॉस्ट वन है किसके कॉरस्पॉन्डिंग, U1 के कॉरस्पॉन्डिंग और V2 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इस वाले फॉर्मूले से U1 प्लस V2 बराबर 1, और U1 यहाँ से हम लोग को पता चल ही गया है कि 4 है, तो V2 कितना हो जाएगा -3। उसी तरीके से आप देखिएगा कि V2 प्लस U3 बराबर 4 आता है, इसमें U3 हम लोग निकाल लेते हैं 7। ठीक है, अब हम लोग U1 U2 U3 U4 V1 V2 V3 V4 सब निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग सीधे सीधे चेक करेंगे कि ऑप्टिमलिटी है या नहीं। ऑप्टिमल है या नहीं चेक करने के लिए हम लोग डी आई जे निकालते हैं। आप सोच रहे होंगे कि डी आई जे क्या है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब देखिए कि जो जो सेल अलोकेट नहीं हुआ, जैसे इसमें कुछ है, कोई एलोकेशन नहीं है, इसमें भी 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 नहीं है, 6 सेल है जिसमें कुछ एलोकेट नहीं हुआ, 6 सेल है जिसमें अलोकेट हुआ है। ठीक है, तो जो सेल अलोकेट नहीं हुआ है उस हर सेल के लिए डी आई जे हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, उसका ये फॉर्मूला है, सी आई जे यानी उस सेल का कॉस्ट पर यूनिट माइनस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो यू है प्लस भी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो यू और भी है उसका सम। देखिए आप निकालेंगे तो समझ आ जाएगा। देखिए ये वाला अपना सेल है, इसके कॉरेस्पॉन्ड ये 1 1 सेल है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग D11 हम लोग निकालते हैं, तो इसका कॉस्ट कितना है 2 माइनस सम ऑफ U एंड V, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो U और V है, U कितना है 4, कॉरेस्पॉन्डिंग V कितना है -1, 4 जोड़ -1 3, तो 2 माइनस 3 बराबर -1। उसी तरह से अब देखिए डी, ये 1 2 जो है इसमें अलोकेशन है, ऑलरेडी अलोकेटेड है यहाँ पे वैल्यू 2, तो इसके लिए डी नहीं निकालेंगे। इसमें भी अलोकेटेड है तो इसके लिए भी नहीं निकालेंगे, अब यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, D11 का वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं इधर राइट टॉप राइट कॉर्नर पे -1। ठीक है, अब ये वाला जो सेल है 21 D21 उसके लिए निकालते हैं, इसका कॉस्ट कितना है, देखिए यहाँ पे 3 है, 3 माइनस सम ऑफ यू एंड वी, उससे corresponding यू कितना है 1 है, वी कितना है -1, दोनों का सम कितना हो जाएगा 0, तो 3 माइनस 0 बराबर 3। ठीक है, उसी तरह से D22 क्या हो जाएगा 3 माइनस यू और भी का सम, यू कितना है 1, भी कितना है -3, जोड़िएगा तो -2 आ जाएगा, तो -2 +5। ठीक है, सिमिलरली 31 जो सेल है इसके लिए यहाँ पे D31 5 माइनस, इसके corresponding यू है 7, भी है -1, सम हो जाएगा 6, 5 माइनस 6 -1। उसी तरह से D33 D42 D33 ये है, D42 ये है, इसके लिए वैल्यू निकाल लिया गया है। अब देखिए अगर ये सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते तो हम कहते कि ऑप्टिमलिटी का कंडीशन अचीव हो गया है, हमारा जो अभी जो सॉल्यूशन है वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए दो जगह पे निगेटिव है, इसका मतलब है कि ऑप्टिमलिटी अचीव नहीं हुआ है हम लोग को, हम लोग जो अलोकेशन किए हुए हैं उसमें कुछ अभी फेरबदल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम लोग रीअलोकेट कैसे करते हैं। तो दो जगह हमने देखा कि जो हमारा वैल्यू है वो निगेटिव आ गया है। ठीक है, एक 1 1 पे 3 1 पे, दोनों जगह -1 ही है, जो सबसे ज्यादा निगेटिव जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और उस वाले पोजीशन पे कुछ अलोकेट करेंगे। ठीक है, तो दोनों बराबर ही है, इसलिए कोई भी जगह पे हम लोग अलोकेट कर सकते हैं। अभी तो मैंने 1 1 पोजीशन पे कुछ थीटा वैल्यू एलोकेट कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देखिए थीटा के कोरेस्पॉन्डिंग अगर आप ये कॉलम देखिएगा तो आप उसमें सवाल में देखिएगा कि इधर W1 था, इसका कैपेसिटी टोटल 7 ही लेने का था, तो जब यहाँ थीटा
अगर इस वाले से ले लेगा F1 से, अब इससे ये F4 है, तो F4 से 7 - थीटा इसको लेना पड़ेगा, तभी तो दोनों जोड़ के 7 आएगा। उसी तरह से यहाँ से F1 के पास टोटल 5 है, 5 था, आप लोग देखिएगा पीछे जाकर कि टोटल 5 दे सकता था, तो यहाँ W2 को 2 देता था और W3 को 3 देता था। अब इसको भी थीटा दे देगा तो 2 या 3 दोनों में से किसी ना किसी को तो घटना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग 3 में से घटाएंगे, इसलिए क्योंकि अगर 2 में से घटाते हैं तो हमारा साइकिल पूरा नहीं होता है। बताएंगे कैसे साइकिल पूरा नहीं होता है सो, ठीक है। तो एक यहाँ से इधर चला गया, 7 - थीटा हो गया, इधर से आ गया 3 - थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब 3 - थीटा हो गया है, तो 8 या 7 दोनों में से किसी पे तो प्लस करना ही है। अब इस वाले कोरेस्पॉन्डिंग के अलोंग भी -थीटा हो गया, चूंकि F4 टोटल 14 यूनिट देता है और 7 माइनस यहाँ पे थीटा घट गया है, तो इसमें के बाकी एंट्री में कहीं ना कहीं तो थीटा जोड़ना ही पड़ेगा, तभी तो टोटल 14 यूनिट दे पाएगा। इस तरह से देखिए कि यहाँ पे, और ये क्लोज पाथ बना देता है, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ एंट्री इस तरह से है कि यहाँ पे थीटा हमने एंट्री किया, बाकी सब इधर इस तरह से मॉडिफाई हुआ है। अब हम लोग थीटा का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा लेने का कोशिश करते हैं, ठीक है। थीटा का वैल्यू हम लोग ज्यादा से ज्यादा लेने का कोशिश करेंगे। तो अगर थीटा का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा उतना ही ले सकते हैं जितना में कि बाकी सब एंट्री निगेटिव ना हो। तो यहाँ से देखिए कि थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हम लोग 3 ले सकते हैं, 3 से ज्यादा ले जाएंगे तो यहाँ पे एंट्री आपका निगेटिव हो जाएगा। तो मैक्सिमम थीटा का वैल्यू कितना ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं, 3 वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पे थीटा की जगह पे 3 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ थीटा था, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 - थीटा था, तो 3 - 3 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 7 - थीटा था, तो 7 - 4, 7 - 3 4 हो गया। वैसे ही यहाँ पे 7 + थीटा था, तो थीटा का वैल्यू 3 लिए, तो 7 + 3 10 हो गया। अब रीएलोकेट हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग फिर से U1 U2 U3 U4 ले लेते हैं, V1 V2 V3 ले लेते हैं, ठीक है। और फिर से इसको हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो फिर से हम मान लेते हैं कि V3 0 है, ठीक है। अब अलोकेटेड सेल्स को देखिए, यहाँ पे जैसे कि ये अलोकेटेड सेल है, यहाँ पे 10 अलोकेशन किया हुआ है, इसका कॉस्ट देखिए कितना है, 2 है। इसके कोरेस्पॉन्डिंग U यानी कि U4, इसके कोरेस्पॉन्डिंग V3 बराबर इसका वाला कॉस्ट हो जाएगा। अब V3 हम लोग 0 मान ही लिए हैं, तो U4 यहाँ से 2 आ गया। उसी तरीके से जब इस वाले सेल में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ अलोकेटेड है 8, इसका कॉस्ट कितना है, 1। कॉस्ट जो है कोरेस्पॉन्डिंग U और V के जोड़ के बराबर होता है। तो V3 हम लोग शुरू में मान लिए हैं कि 0 है, तो U1 अपने आप 1 आ जाएगा, तभी 0 में कितना जोड़े कि 1 आ जाए, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अभी हमारे पास V3 हम ले लिए थे वैल्यू, U4 आ गया, U1 आ गया। अभी U4 आ गया, तो U4 का इस्तेमाल करते हुए हम लोग V1 निकाल सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे देखिए अलोकेट किया हुआ है 4 और उसका कॉस्ट है 1। ये जो कॉस्ट है किसका सम होगा, U4 और V1 का। इधर 2 है तो इधर -1 होगा, तभी तो 2 - 1 जोड़ने पे 1 आ जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू आ गया। अब इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग U1 निकाल सकते हैं। कैसे, इस वाले एलोकेटेड वैल्यू को देखिए, यहाँ कॉस्ट 2 है, V1 निकल चुका है -1, तो -1 में कितना जोड़े कि 2 आ जाए, U1 बराबर 3। सिमिलरली अब U1 का इस्तेमाल करते हुए हम लोग V2 निकाल लेते हैं। कुल मिला के अभी हम लोग U और V का सारा वैल्यू निकाल चुके, ठीक है। अब हम लोग ऑप्टिमलिटी चेक करेंगे। ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए DIJ निकालेंगे। जहां जहां सेल, जो जो सेल
खाली है, अलोकेट नहीं हुआ है कुछ भी, वहीं पे डी आई जे निकालते हैं। पहला ये है D13 सेल। डी आई जे निकालने का फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ। डी आई जे निकालने का फॉर्मूला होता है CIJ माइनस UI प्लस VJ। ठीक है। CIJ क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट अपना दिया हुआ है 4, माइनस उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो U है और जो V है उसका सम, यानी 3 जोड़ 0 3, 1 आ गया। उसी तरह अपना अगला खाली सेल ये है D21। कॉस्ट कितना है? 3 3, माइनस UI जोड़ VJ, इसके कोरस्पॉन्डिंग U कितना है? 1, V कितना है? -1 1 -1 0, 3 - 0 3 आ गया। सिमिलरली अब अगला कौन सा खाली है? ये कॉस्ट कितना है? 3, इसके कोरस्पॉन्डिंग U1 है 1 और V2 है -2। 3 माइनस 1 प्लस -2 यानी कि -1 हो आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या है? 3 1 पोजीशन है, तो D31 5 माइनस U और V का सम। V है -1 और U है यहाँ 6, 6 में से 1 गया तो 5, 5 - 5 0। ठीक है। सिमिलरली D33 और D42 भी निकल जाता है इस तरह से। तो अभी आप देखिए कि हमारा जितना भी D आया है, जितना सारा का सारा, सारा डी अभी हमारे पास नॉन निगेटिव है। ठीक है। यहाँ पे एक जीरो आया है, तो जीरो आया है इसका मतलब है कि D31 पोजीशन पे यहाँ पे कुछ आप थीटा रख सकते हैं, उससे ये हेर फेर होगा, पर फिर से जो सॉल्यूशन आएगा उसका टोटल कॉस्ट इतना ही रहेगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे आप रख दीजिएगा कुछ थीटा, तो उससे नुकसान नहीं होगा ना फायदा होगा, यानी कि इससे अच्छा सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा लेकिन खराब भी नहीं मिलेगा। ठीक है। यानी कि कोई भी वैल्यू अभी निगेटिव नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्टिमलिटी है अचीव हो चुका है। तो इसका सीधे सीधे आप कॉस्ट निकाल देते हैं। कॉस्ट कैसे निकालते हैं? देखते हैं कहाँ कहाँ लोकेट हुआ है। देखिए यहाँ पे लोकेट हुआ है कितना? 3 टन। कॉस्ट कितना था? 2 रुपया प्रति टन, तो 2 × 3, इधर लिखा हुआ है 2 × 3। ठीक है, इसको ऊपर लेके चलते हैं थोड़ा सा फिगर के साथ, समझ आएगा। हम्म। यहाँ 3 टन अलोकेट था। ठीक है। पर यूनिट टन 2 रुपया था, तो 2 × 3 हो गया यहाँ पे। वैसे ही 2 टन एलोकेट है, पर यूनिट टन 1 रुपया दाम है, तो 1 × 2। अगला एलोकेशन कहाँ पे है? 2 3 पे, 1 × 8। 1 है इसका पर यूनिट कॉस्ट, टोटल यूनिट है 8। फिर अगला है 7 टन, यहाँ से सामान भेजा गया है, कुछ इस तरह से समझिए। प्रति टन कितना दाम था? 4, तो 4 × 7। सिमिलरली 1 × 4, 2 × 10। ठीक है। ये करने के बाद आपका नीचे आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 68 अपना आंसर आ जाता है। यानी कि अपना जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया हुआ था उसका सॉल्यूशन कितना है? कितना खर्च होगा? मिनिमम खर्च 68। 68। ठीक है। इस तरह से ये हो गया अपना आंसर। इससे रिलेटेड आप सवाल कर सकते हैं, आपको किसी भी बुक या यूट्यूब पे ही बहुत सारे इस तरह के वीडियोस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, उसको समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।